जी क्लास मीटिंग का टाइम हो गया था, इसलिए दोबारा से उसको कर। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो है ना टेस्ट, इसमें आपको पेशेंस चाहिए। ये थोड़ा ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आपके लिए आसान है। अगर आप इसी तरह से कहेंगे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो फिर कर चुके आप लोग। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं एक आई वुड नॉट लाइक यू टू बिल्ड अ कैस्टल इन द एयर कि भाई बहुत इजिया हो जाएगा। हम लोगों ने पूरा पूरा 1.5 साल 1 1 साल ट्रेनिंग लिया, फिर हमें जाके इसकी कोई समझ आई है। लेकिन जो हमें समझ आई है, मैं आप लोगों को आसान करके वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी वो आप लोगों ने नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी। चीजें करने से ही आसान होती हैं, वैसे तो बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, एक मैं आपको उर्दू में आसान करके बता रही हूँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं है, तो आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ नहीं होता, ये कोशिश करने से ही होती हैं चीजें। अच्छा जी, रेंट से क्या मुराद है? कोई भी अमाउंट जो मिल गई है या मिलने वाली है। आप कहें जी मैंने 10 साल का अभी तक कराया था, उनको लिया नहीं। आप भले ही ना लें, रिश्तेदारी में या कुछ भी, गवर्नमेंट ने तो लेना है आपसे। ठीक है, और ये भी अच्छा चलो मैं आज नहीं लेता, कल ले लेता हूँ, परसों रिसीवेबल है तो आपको टैक्स उस पे पे करना है आपके। मैंने तो अभी लिया ही नहीं, मेरे पास कैश इन हैंड है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो इस तरह के वो नहीं करते। उसने बोल दिया कि रेंट की डेफिनेशन में रिसीव्ड या रिसीवेबल दोनों आ जाएंगे। फिर उसमें कंसिडरेशन है कि उसमें जितना भी आपको मुआवजा इस्तेमाल करने के लिए या सिर्फ अपने पास रखने के लिए, या कोई भी आपने एडवांस, फॉरफिटेड डिपॉजिट कहते हैं एडवांस को। ठीक है, कि आप उसको बाय या सेल करने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपने एडवांस पे किया है, ये सारा कुछ रेंट का पार्ट है। ठीक है, अच्छा जी, लीज पे ये अप्लाई नहीं होगा। कौन से वाली लीज पे? जिसमें मतलब समझ ले फैक्ट्रीज वगैरह की जो एरियाज हैं वो नॉर्मल प्रॉपर्टी से डिफरेंट कर दिया उन्होंने। जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी होगी और वो बिल्डिंग लीज पे होगी तो उसको वो रेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कहाँ पे जाएगा? एक अलग हेड में उसकी इनकम चार्ज होगी और इसको कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसकी डिडक्शंस कैसे कंप्यूट करना है ये भी उसने बता दिया है। नीचे है, ये छोड़ दें। इनकम फ्रॉम बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेकुलेशन बिजनेस छोड़ दें। डिडक्शन इन वेरी इंपॉर्टेंट। डिडक्शन नॉट अलाउड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे लिखते हैं। मतलब कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक है कि इनकम इस यहाँ से पैसे आएंगे तो हम कहेंगे ये पैसे बिजनेस से आए हैं। और कुछ बिजनेसेस को ये एक्सपेंसेस अलाउ भी हैं कि उसमें से निकाल के जितने बाकी पैसे बचेंगे उन पर टैक्स दे। ठीक है, आप कुछ इस तरह के जिन पे डिडक्शन अलाउड नहीं, मिसाल के तौर पे आप कहें जी मैंने जो प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स पे किया ना, मैंने वो मेरा एक्सपेंस है, वो निकाल दें, वो मेरा एक्सपेंस है, वो उस पर कोई नहीं अलाउड डिडक्शन। या फिर आप कहें कि मेरा जो है मुझे पैसे मिले थे उसके लिए रिकवरी के लिए,
या मैंने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की थी विद होल्डिंग। विद होल्डिंग पता है क्या होता है? विद होल्डिंग होती है कि गवर्नमेंट आपके तो आप दूसरे को पे करने लगते हो। कामरान, आपको एक दफा की बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को कि आपने म्यूट करना है? अपने लिए दूसरों को क्यों? जो सीरियस स्टूडेंट है उनको तो ना आप लोग डिस्टर्ब करें ना। आप लोगों ने म्यूट रखना है अपना। अच्छा जी, आप लोग खुद ऐसे की साइड आप लोग कहते देखिए हम कि हम कोई आपसे इस तरह से बात करें। आपका कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कुछ लिमिट्स तक तो ठीक है, लेकिन उसके लिए रूल्स, जहां पे वर्ड्स आएगा ना प्रिस्क्राइब्ड, उसका मतलब है आपने रूल्स में जाना है। बेटा अगर मैं सबको म्यूट कर दूंगी तो बाद में जो है इन लोगों को ही मसला होना है। मैंने म्यूट ऑल कर दिया, लेकिन फिर मैं पार्टिसिपेंट को अलाउ नहीं करूंगी। ये नहीं, अब मैंने सबको ही म्यूट किया हुआ था, लेकिन खुद ही डिसअलाउ कर लेते हैं अपने आप को। अब मैंने उनकी पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया, खुद ही करते रहे। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब्ड जहाँ पे लफ्ज आएगा इसका मतलब है इनकम टैक्स में लॉज भी हैं, रूल्स भी हैं जिसको हम फॉलो करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, शुरू में आए कंटेंट पे, कि इतना हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फजूल बना हुआ है, लेकिन अब हम इसमें रोने धोने तो नहीं लग सकते ना कि हम रोते धोते ने। जो लोग रोते धोते या कंप्लेन करते हैं वो जिंदगी में कभी आगे नहीं जाते। ठीक है, हम इसमें यही कर सकते हैं। इसका टेबल ऑफ कंटेंट नहीं निकल रहा, कैसे निकलेगा? इधर उन्होंने दिया नहीं हुआ, मैं आपको दिखाती कि ये रूल्स कहाँ पे करके हैं। जी बेटा, मैं आपको विद होल्डिंग का बता रही थी कि जब आप एक पेमेंट दूसरे से पेमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया हुआ है, सेट ऑफ प्रिंसिपल है कि वहीं पे आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है, और उसको नाम दिया जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने अपने पास विद होल्ड कर लिया, अपने पास रख लिया है आपका टैक्स, और कहा है कि आपकी ये इमानत हमारे पास है। जब साल के एंड पे आप अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, जितना आपकी इनकम बनेगी, जितना आपका टैक्स बनेगा, जितना आपने पे किया उसमें से माइनस कर लीजिएगा, लेकिन ये अभी आप साथ साथ दे दें। नहीं, रूल अलग है। तीन चीजें हैं। एक है स्टेचर इटसेल्फ, जिसमें सारे के सारे कैसे क्या करना है, जैसे सैलरी है, फिर जैसे वैल्यू है, वैल्यू ऑफ परचेज है, फिर जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसकी डिडक्शन है, बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस उसकी डिडक्शन। ये क्या है? स्टेचर है लॉ का। ठीक है, एक इसमें आ जाता है स्केड्यूल, जिसमें सारे रेट्स दिए हैं। ठीक है, एक आ जाता है स्टेचर, दूसरा आ जाते हैं रूल्स, तीसरा आ जाता है स्केड्यूल। स्केड्यूल में रेट्स हैं, एग्जामिशन जिसको ग्रांट किए हैं उनके नाम लिखे हैं, बस। और रूल्स में क्या आ जाता है? रूल्स में बताया हुआ है कौन सी चीज को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको एक घर है, आपको गवर्नमेंट ने घर दिया, लेकिन ये नहीं पता कि उस घर की कितनी मालियत है, ठीक है, तो आप वहां से फॉर्मूला निकालें। हमें तो वैसे जुबानी याद है, लेकिन आपको बता रही हूँ, 45% ऑफ बेसिक सैलरी होता है। ठीक है, अच्छा नीचे आए, विद होल्डिंग का मैं आपको बता रही थी, उसमें पेमेंट जब भी पेमेंट करेंगे तो आप उसमें एडवांस में पे कर देंगे, उसकी कैलकुलेशन रूल्स में लिखी हुई है। आगे चले, यहाँ तक आपको बेसिक आइडिया हो गया या नहीं हुआ? 21, सेक्शन 21 है जी, सेक्शन 21 है, बिजनेस का सेक्शन 21 है। ये बहुत आगे चलेगी, ये मैं आपको दिखा रही थी पेमेंट्स वाला। ये 153 सेक्शन है जो कि विद होल्डिंग को डील करता है। इसको अपने पास स्टार्ट कर लें, मार्क कर लेंगे। 153, सेक्शन 153, ये देखिए, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन। प्रिस्क्राइब पर्सन कहते हैं विद होल्डिंग एजेंट को, जिनको गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये लोग हैं जिन्होंने
जो के टैक्स कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट के बिहाफ पे और उनको जमा करवाएंगे गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है। मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट, इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू रेजिडेंट पर्सन। अगर कोई किसी को एडवांस भी दे रहा है, जैसे बिजनेस में होता है कि वो कहता है कि तुम मुझे इतने मालियत की चीज भेज दो तो मैं तुम्हें इतने दिनों बाद पे कर दूँ एडवांस में, तो वो एडवांस में भी करता है तो आपको उसमें वो करना है, ठीक है। तो ये विद होल्डिंग का सेक्शन है। वापस आए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी डायरेक्ट कर ले अपने पास। ना इतना भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ अगर आपको टेक्निक का लग जाए ना हमने क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो हमारा आधा काम आसान हो जाता है। जैसे मैंने आपको कितना कुछ स्किप करवाया है, सिर्फ आपने उन सेक्शंस को अच्छी तरह से वो कर लेना और बाकी सब कुछ छोड़ देना। 16 सेक्शन छोड़ दें, 18, 19 भी छोड़ दें, 20 करना है आपने, 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ऐसा करूंगी इम्पोर्टेंट सेक्शन की ना लिस्ट बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। 22, 23, 23 भी छोड़ दें, 24 करना है, 25, 26 बस यहाँ तक 25 तक करना है तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फॉरेन सोर्सेज भी बता रही हूँ, हौसला करें, बता रही हूँ। ये बाकी सब कुछ छोड़ देंगे, आपके काम की चीजें नहीं है, इतना टाइम किसके पास है। ये आपको पता नहीं कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ये पूछ लेता होता है, मैंने मेरी नजर से गुजरा 5 पेपर का 1-2 क्वेश्चन। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से होते हैं, कैश बेस्ड और अक्रूवल बेस्ड। कैश होता है जब पैसा आएगा और जब जाएगा तो आपने तब टैक्स लगाना है। अक्रूवल होता है पैसा चाहे आया या नहीं आया हम उसको चार्ज कर लेंगे, अगर आना था नहीं आया तो हम उसको अपनी इनकम कंसीडर कर लेंगे। ये अक्रूवल में ऐसा ही होता है। सेक्शन 35 स्किप कर दे, स्टॉक इन ट्रेड वाला। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट स्किप कर दे। 37 कर लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 5 हेड में एक सेक्शन है, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। अच्छा जी, ये आ गया कैपिटल गेन कैसे निकाल। कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन होता है जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट किया है और अब आप उसको सेल कर रहे हैं। कैपिटल गेन की भी 2 टाइप्स है, एक होते हैं शेयर्स और एक होते हैं प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। और उसमें टैक्स लगाने का पर्पज है कि अगर आप जल्दी चीज बेचते हो तो इसका मतलब है वो उनको लगता है कि आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं। तो आपकी फॉर्मूला की कैलकुलेशन क्या होगी, मतलब आपको 75% की अमाउंट पे टैक्स देना पड़े। जैसे जैसे कम होगी, अगर 4 साल से ज्यादा होगी तो फिर आप 0 टैक्स, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत जब मैं डिटेल में सेशंस कराऊंगी ना तो वो मैं करा दूंगी आप लोगों को, कौन सी चीज को कैसे करना और कैसे नहीं करना। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन उसने बता दी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। देखिए मैं आपको पहले ही जुबानी बता देती हूँ और बाद में उसकी डेफिनेशन नजर आती है। तो मसला ये है कि इनकम टैक्स में सिमेट्री नहीं है, ये नहीं कि पहले वो डेफिनेशन बताए फिर ये करे फिर वो करे। अगर इस तरह कर दे तो हमारे लिए आधा काम आसान है, लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत स्कैटर्ड हैं। एक चीज बुक के शुरू में, एक चीज बुक के एंड पे। जैसे अभी मैंने आपको सेक्शन उस पे लेके गई थी 153 पे, बात हमारी हो रही थी सेक्शन 15 पे, ठीक है। 15 से दोबारा कहाँ पे हमने जंप मारा 153। तो अगर किसी को पता होगा, किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहां तक जाएगा ना, अदरवाइज उसको कॉन्सेप्ट सारे मैसअप हो जाएंगे आपके।
कैपिटल गेन ऑन, ये मैंने आपको बताया शेयर्स वगैरह के जो होते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये उसमें आ जाएगा। देन आ जाएगी हमारे पास डिडक्शन, ये वही बात जो मैंने आपको कही थी, सैलरी के अलावा बाकी सेक्शन में डिडक्शंस अलाउड होती है। ये लास्ट सेक्शन है हमारे पास, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन कौन से एरियाज हैं जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं? डिविडेंड, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट, additional payment, ground rent, rent from sublease of land and building, pension, price bond, उसके बाद कोई भी बेनिफिट जो आपको मिलता है, उसके बाद ये जितने भी पेंशन के अंडर जो आपको पैसे मिलते हैं वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, इसकी भी डिडक्शन अलाउड है आपके। सही हो गया। डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दैट, ये 5 हेड्स हैं, 5 में से 4 ऐसी हैं जो कि जिन पे डिडक्शन अलाउड है, बाकियों पे नहीं है, सैलरी पे नहीं है। तो अगर हमारे लिए ज्यादा आसान ये नहीं है कि अगर हम ये सिर्फ बात याद रख लें कि सैलरी एक वाहिद सेक्शन है जिसमें डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो ये बाकियों में अलाउड है, सिंपल सी बात हो जाएगी। फिर हमारे पास कुछ एग्जम्पशंस और टैक्स कंसेशन है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनकम है, दूसरा जितने भी डिप्लोमेटिक लोग आते हैं यहाँ पे वो इनको टैक्स की छूट है, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं उनको एग्जाम्प्ट है, या फिर अगर आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है उस पर भी एग्जाम्प्ट है। ये से मोटी मोटी चीजें आपको पढ़नी है, अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाना। कौन सा 19 है? 19 सेक्शन कौन सा जिसमें से क्वेश्चन आ जाए? 18, 19 स्पेकुलेशन वाला था आई थिंक। 18 था ना इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो 19 स्पेकुलेशन वाला ही होगा। नहीं आता बेटा, बेटा हमने 2-3 साल इसकी ट्रेनिंग किया और हमें पता है रेलिवेंसी क्या है, क्या वो चीज पूछता है और क्या नहीं पूछता। नहीं आता। देखिए हम 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम सारी चीजों को ये चीज इंपॉर्टेंट है तो बजाय ये कि जो 80% इंपॉर्टेंट है, कंफर्म इंपॉर्टेंट है, फिर वो तैयार कर ले। फॉर इंस्टेंस वो आ भी जाए तो बाकी चीजें तो आपकी सिक्योर्ड है ना, उनमें पूरे पूरे मार्क्स आएंगे आपके। जी स्पेकुलेशन मुझे याद आ गया। 19 आपने बोला, 18 आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो उसका 19 स्पेकुलेशन बिजनेस ही बनता है। एग्रीकल्चर इनकम, ये मैं एग्जाम्पशन की बात करी थी, ये एग्जाम्पशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली स्किप कर दे। ये फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा, इनकम की 2 टाइप्स हैं, एक है पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक है फॉरेन सोर्स इनकम। पाकिस्तान सोर्स इनकम तो सारी की सारी जो है टैक्सेबल है, लेकिन अगर कोई ये प्रूव कर दे कि उसने कोई इनकम बाहर से कमाई है और अब वो पाकिस्तान आया है तो उसने भी उसको यूटिलाइज नहीं किया और वहां पे उसने टैक्स पे कर दिया, तो फिर पाकिस्तान में उसको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इन दोनों सेक्शंस की समरी है। और फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हर पेपर में आया हुआ, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का। रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है? रेजिडेंट वो है जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, और नॉन रेजिडेंट वो है जो कि 183 डेज से ज्यादा बाहर था। जी बेटा आई ट्राई, मैं कर दूंगी, लेकिन अभी आप सुन लेना, कर दूंगी, उसमें लिस्ट कर दूंगी। फॉरेन सोर्स इनकम, ये 3 सेक्शन की समरी मैंने आपको बताई है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, या फिर वो लोग जो परमानेंट बाहर पहले सेटल थे और अब आ गए हैं उनको कहते हैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स। ठीक है, तो उनकी जो बाहर से जो लोग आते हैं उधर पैसा जमा करके इधर आके लेके आते, क्या उसको एग्जाम्प्ट है या उन पे टैक्स है? ठीक है, तो इसमें ये आ जाता है, इसमें ये रूल लगाया कि पिछले 4 सालों में अगर वो कंसेक्टिव यहाँ पे नहीं रहा तो वो एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, बस बाकी ये लॉसेस हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं आपके लेवल के, ये एडवांस लेवल है।
आप लोगों को उन्होंने इतना ग्रिल नहीं करना, आप लोगों को ये फर्स्ट वाले पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, जितना मैंने आज आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फजूल में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ज़कात इम्पोर्टेंट है, वर्कर्स वेलफेयर फंड इम्पोर्टेंट है, इसको डिडक्टेबल अलाउंस कहते हैं। टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करें तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आती है। ये देखें, अ पर्सन शैल बी इंटाइटल टू डिडक्टेबल अलाउंस, जो ज़कात वगैरह है वो उसको प्रोसीजर है सिंपल, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है या फिर रजिस्टर्ड लोगों को देनी पड़ती है, और वो रजिस्टर्ड लोगों की लिस्ट जो है सेकंड शेड्यूल में पड़ी हुई है। ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड है, ये 61 सेक्शन 6, ये टैक्स क्रेडिट आ गए। टैक्स क्रेडिट क्या, मैंने आपको शुरू में बताया था, टैक्स की छूट। ठीक है, अगर आप डोनेशन उन लोगों को देते हैं जो कि गवर्नमेंट के अप्रूव्ड अदारे हैं, तो वो आपको उसकी बदले में टैक्स में छूट देते हैं, ताकि आप सोसाइटी में वेलफेयर पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 61, 62 भी इम्पोर्टेंट है। ये टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट छूट होती है, उसका फॉर्मूला होता है, उसको लगाना होता है, जैसे ए बी है, कितनी जितना टैक्स निकला है ये टोटल टैक्स है, और ये सी में इन तीनों का कंपैरिजन है, जितने के आपने शेयर्स लिए हैं टोटल, उसका 20% आपके टैक्सेबल इनकम का जितना आपका टैक्स निकला, और 20 लाख रुपीज, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो सी बन जाएगा, और फिर ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ। नहीं बेटा, ये 120 डेज नहीं है बेटा, 4 इयर्स अगर कोई बाहर रहा है या 4 इयर्स उससे पहले तक बाहर रहा है और अब आया, अब आप उसको पिछले 4 सालों का टैक्स लेना तो नहीं, जितनी भी वो इनकम कमा के आया, अब आप उस पर तो नहीं वो कर सकते। 183 डेज है बेटा, 120 डेज नहीं है। डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, आपको उन्होंने एक एक्स्ट्रा फेवर दिया है कि अगर आप ज़कात देते हैं, आप डोनेशन देते हैं, तो आप यहाँ पे वर्कर्स की वेलफेयर के लिए, मिसाल के तौर पे आपने अपने वर्कर्स के लिए हर साल एक उम्रा जो है ना उनकी वेलफेयर के लिए दे दिया, रिलीजियस पर्पस के लिए दे दिया, या आप उनकी ट्रेनिंग के लिए कह देते हैं कि ये इतने पैसे उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए ना, तो वो फिर गवर्नमेंट आपको कहती है कि फिर आप उन पैसों को निकाल दें, क्योंकि वो तो आप उनकी वेलफेयर पर्पस के लिए कर रहे हैं। ये देखें, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, अगर किसी के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो उनको 10 लाख के अंदर अंदर की अमाउंट जो है ना सालाना, वो अलाउ कर देते हैं कि ये अलाउंस ले लो। ठीक है, मतलब छूट है ना, वे है, आपको कंसेशन दे रहे हैं। प्रॉफिट ऑन डेट है कि अगर जो है गवर्नमेंट का कोई बंदा है या प्राइवेट में, उन्होंने एक रूल रखा हुआ है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं अपने घर या गाड़ी के लिए, तो उसका जो प्रॉफिट ऑन डेट है या जो इंटरेस्ट है वो आपको, आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड की बात कर रहे थे, और ये था हमारा ये ज़कात, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, डिडक्टेबल अलाउंस, एजुकेशन एक्सपेंसेस। ये सिर्फ मैं आपको भी बर्ड आई व्यू दे रही हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन लोगों को ऑब्वियसली मैं बाद में डिटेल में सब कुछ कराऊंगी, वर्कशॉप में मेरे पास इतना टाइम तो नहीं मैं एक दिन में आपको सब कुछ करा दूँ। ठीक है, सब कुछ कराऊंगी, बस आप जो है मंडे से न्यू सेशन है तो मैं उसमें ही आप लोगों को 1 बाय 1 कराऊंगी। इतना ज्यादा स्पीडली नहीं हम करेंगे, ये थोड़ा स्लो स्लो करके इजी वे में आपको समझाऊंगी, फिक्र ना करें। ये सिर्फ आप लोगों को बर्ड आई व्यू दे रही हूँ ताकि आप फेमिलियर हो कौन सा पार्ट है और कौन सी चीज कहाँ पे और क्यों है, और उसमें से क्या उसमें से माइनस करना। ये बस यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, बाकी स्केड्यूल रेट्स वगैरह वो जो मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगी, कैलकुलेशन वाले उसने क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? सिंपल समझ लें, टैक्स क्रेडिट मीन कंसेशन।
ये आपके सामने मैंने सारा स्क्रॉल डाउन किया। अच्छा जी चलें जी, अब क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं जी। आप अनम्यूट कर दिया मजहर मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, ये जो सीएसएस का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, उसमें हम सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की जो तैयारी करते हैं, जितना पोर्शन अगर वही तैयार कर लिया जाए तो ये वाला पोर्शन जो पेपर का है वो वाला क्लियर हो जाएगा या नहीं? बेटा उसका 70% कवर हो जाएगा, सेम है सिलेबस। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंसेप्चुअल चीजें, वहां पे कैलकुलेशन, वहां पे आ जाती कॉन्ट्राडिक्शन। समझ रहे हैं बात? यहाँ पे आपको जी थोड़ा जी समझ ज्यादा गए। डीप करना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। बाकी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जी ठीक हो लेकिन ये गया क्या मैम। आपको एज हो जी जाएगा। ठीक हो गया मैम। बहुत शुक्रिया मैम। जी बिल्कुल बेटा, मैंने वही इम्पोर्टेंट करवाए हैं, आपको ज्यादा उसमें नहीं लेके गई, क्योंकि सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव है पास करना, इससे ज्यादा नहीं। जी अफाक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये जो ग्रुप में अभी आपने एक सिलेबस शेयर किया है हम्म, मैम, तो इनकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है इसमें मैम पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात और नहीं मैथ्स ये कुछ भी चीज़ें नहीं नहीं है, आएगा, जस्ट एक्ट। सिर्फ ग्रामर और ये है, जी टेक्स्ट मैम। है, और कुछ भी नहीं आएगा। ओके। ओके मैम। थैंक यू। बस यही था। और किसी का कोई क्वेश्चन मैसेज कर दे, मैं आपको कर देती हूँ अनम्यूट। मैंने आप लोगों को वो कर दिया, आप लोग खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं। जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछ ले, खुद ही अनम्यूट कर ले। बेटा ये बेसिकली मेरा ऐसा सच कोई मूड नहीं था सेशन का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे पास ऐसे के काफी स्टूडेंट हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर इंडिविजुअल सेशंस दे रही हूँ। लेकिन हम हमारे ही जो पास्ट में तो पहले स्टूडेंट रहे हैं सीएसएस के, कुछ लोगों ने अभी इसका भी देना है कि चले मीनवाइल इसका भी टेस्ट दे दें इंस्पेक्टर का, उनका अकाउंटिंग भी है ऑप्शनल। वो 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे कंपेल किया कि भाई आप हमारा जो है ना कलेक्टिव सेशन रखें। तो ये बेटा सिर्फ 1 मंथ का होगा, और जो है इसमें 3 डेज आपके सेशन होंगे और 3 डेज आपकी असेसमेंट होगी, ठीक है। मैडम आप इनके जो है कि नोट्स भी बनाएंगे जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं? बेटा जिनको हम जब हम क्लास में करेंगे तो वही आपके नोट्स काफी होंगे, लेकिन जो लोग खुद कर रहे हैं बेटा वो बिल्कुल खुद बनाएं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ये चीजें यहाँ पे बहुत स्कैटर्ड है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यहाँ पे बहुत स्कैटर्ड पड़ा है, तो हमने अपने काम की चीजें निकालनी है, बस उन्हीं पे कंसंट्रेट करना। जी जी बिल्कुल। अच्छा बेटा सेल टैक्स का भी मैं आपको करके अपलोड कर दूंगी वर्कशॉप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 हो गए हैं और उसमें नहीं टाइम मिला। डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि जब आप खुद अपने टैक्स की कैलकुलेशन करके उसको पे करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे मोबाइल फोन से आपको पता भी नहीं चलता आपका टैक्स पे हो रहा है गवर्नमेंट को, तो वो क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या है कि आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है, आप बताते हो कि मैंने ये लिया है और इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। सेशंस की जो सारी डिटेल्स है ना वो अली से आप ले लें, वो आपको सारी भेज देगा, कोर्स आउटलाइन भी भेज देगा, किस दिन में कितना कितना होगा और क्या क्या होगी आउटलाइन, सब कुछ वो आपको बता देगा, ठीक है बेटा। सब कुछ वो खुद ही कर देगा। असल में मैंने खुद से अगर करना हो तो फिर सारा कुछ मेरे पास मैसअप हो जाता है।
इसमें प्रॉब्लम है सेल टैक्स में बेटा, सेल टैक्स का भी बेटा मैं किसी दिन एक दिन सेशन रख लूंगी। मैं सेल टैक्स का भी अपलोड कर दूंगी या अलग से इस तरह से ही एक लाइव सेशन रख लूंगी। अली का नंबर आप अपने पास सेव कर लें, एवरीवन में मैंने कर दिया, ये अपने पास कर लेंगे, उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे उसको कर दीजिएगा। सेल टैक्स का भी इंशाल्लाह मैं करा दूंगी आप लोगों को, इसी तरह से थोड़ा सा बर्ड आई व्यू देके और इसके इम्पोर्टेंट भी लिस्ट करके आपको वो भी भेज दूंगी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बस यही है कि डायरेक्ट आप खुद आपको पता होता है मैं ये टैक्स पे कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट में आपको पता ही नहीं लगता, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे ले लेती है, ठीक है। जैसे मोबाइल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर आप करवा रहे हो उस पर टैक्स हो गया, बैंक में आप जाते हो वहां पे वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। म्यूट कर ले और बस, नो क्वेश्चन। ओके जी, दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ, फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। बेटा मेरे पास तो कोई स्लाइड ही, मैंने तो ऑर्डिनेंस से किया था, और जो भी ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा, नो वरीज, कोई बात नहीं राजा, आपको ये मिल जाएगी ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप अली से ले लीजिएगा, वो आपको दोनों दे देगा, तो वो आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। बेटा आपको ये नंबर दिया ना ऊपर, उसको सेव कर लें, उस पर कर लें, ग्रुप में नहीं भी ऐड है तो वो फिर आपको कर देगा ऐड, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।